हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संतोष साहू है और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। हाँ भाई, अब मैं आपको बताता हूँ। लास्ट क्लास में हम चालकता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे हमने लास्ट क्लास में। ध्यान है आपको। पहला कारक बताया था वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति। दूसरा कारक बताया था आयनों का आकार व विलायक योजन। तीसरा कारक बताया था विलायक की प्रकृति व श्यानता। चौथा कारक ताप और पांचवा विलयन की सांद्रता। तो चालकता को प्रभावित करने वाले 5 कारक हमने पढ़े थे और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ढंग से पढ़ना। टॉपिक का नाम है कोलराउस का नियम। हाँ, कोलराउस का विलयन, कोलराउस का नियम। पहली बात तो आपको क्लियर कर देता हूँ। ऐसे विलयन की पर लागू होता है कोलराउस का नियम जो है। सुनो पहले मेरे शब्दों को। कोलराउस का नियम ऐसे विलयन पर लागू होता है जो अनंत तनु हो। अनंत तनु मतलब जिसमें पानी बहुत ज़्यादा हो। अनंत तनु का मतलब समझ गए, जिसमें पानी बहुत ज़्यादा हो। तो कोलराउस का नियम अनंत तनु विलयन पर लागू होता है। कोलराउस क्या कहता है, अब इस नियम को सुनो। पहली बात तो आपको समझ में आई। ऐसे विलयन पर लागू होता है जो अनंत तनु हो, जिसमें पानी बहुत ज़्यादा हो। कोलराउस क्या कहता है? कोलराउस के अनुसार अनंत तनुता पर, एक एक बात को सुनते चलना। कोलराउस के अनुसार अनंत तनुता मतलब जब पानी बहुत ज़्यादा हो तब, है ना। अनंत तनुता पर प्रत्येक वैद्युत अपघट्ट का, एक एक लाइन को समझते चलना भाई। प्रत्येक वैद्युत अपघट्ट का पूर्ण वियोजन होता है। अनंत तनुता पर प्रत्येक वैद्युत अपघट्ट का पूर्ण वियोजन होता है। तो इस लाइन को समझो पहले। प्रत्येक वैद्युत अपघट्ट का, मेरा कहने का तात्पर्य है प्रत्येक का मतलब चाहे वैद्युत अपघट्ट दुर्बल हो चाहे प्रबल। आपको ध्यान होगा वैद्युत अपघट्ट 2 प्रकार के होते हैं, दुर्बल और एक होते हैं प्रबल। और मैंने बताया था जल में डालने पर प्रबल वैद्युत अपघट्ट का तो 100% वियोजन होता है, अर्थात प्रबल वैद्युत अपघट्ट का पूर्ण वियोजन होता है। क्लियर। बात करते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की। आपको ध्यान होगा दुर्बल वैद्युत अपघट्ट जो होता है, इसको जल में डालने पर इसका 100% से कम वियोजन होता है। पर अगर अनंत तनुता होगी, मतलब दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का मान लो विलयन है और अनंत तनु विलयन है, तो इसमें दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का भी पूर्ण वियोजन हो जाएगा। समझ रहे हो? मैंने आपको एक बात बताई थी, जैसे जैसे दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के विलयन को हम तनु करेंगे तो उसका वियोजन बढ़ता चला जाएगा। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट को पानी में डाला मैंने, इसका वियोजन हुआ कम, 100% से कम। पर जब इसमें हम और पानी मिलाएंगे तो उसका वियोजन बढ़ता चला जाएगा। अनंत तनुता होने पर प्रत्येक वैद्युत अपघट्ट का, चाहे वो दुर्बल है चाहे वो प्रबल है, उसका 100% वियोजन हो जाता है। तो पहली बात को आप दिमाग में बैठा लो, अनंत तनुता पर प्रत्येक वैद्युत अपघट्ट का पूर्ण वियोजन होता है। अच्छा, नेक्स्ट बात, अनंत तनुता पर पहली लाइन क्लियर हो गई। प्रत्येक वैद्युत अपघट्ट का कैसा वियोजन होता है? पूर्ण वियोजन होता है। क्लियर। और अगली बात, अनंत तनुता पर प्रत्येक आयन स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है। इसका मतलब समझो, प्रत्येक आयन स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है। मैंने ये कहा अनंत तनुता पर। जैसे मान लो ये अनंत तनु विलयन है, उसमें 2 तरह के आयन हैं, A+ और B-। अनंत तनु विलयन है।
तो देखो अनंत तनु विलयन का मतलब है उसमें पानी बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा है। जब पानी बहुत ज़्यादा होगा तो उसमें उपस्थित आयन दूर दूर होंगे। पानी बहुत ज़्यादा है मतलब विलेय की तुलना में, विलेय तो ये हो गए धनायन ऋणायन एक तरह से वैद्युत अपघट्ट, विलेय की तुलना में विलायक बहुत ज़्यादा है अनंत तनु का मतलब। जब विलायक बहुत ज़्यादा है तो ये कण दूर दूर होंगे, और दूर दूर होंगे तो ये आपस में आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल नहीं रखेंगे। आपको समझ गए भाई, ए और बी के मध्य आकर्षण का बल होगा और बी और बी के मध्य प्रतिकर्षण। अनंत तनु विलयन में ये सभी आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल न्यूनतम होंगे, क्योंकि अनंत तनु विलयन में जो धनायन और ऋणायन है पानी बहुत ज़्यादा है, धनायन व ऋणायन दूर दूर होंगे। अनंत तनु विलयन में विलेय बहुत कम है, वैद्युत अपघट्ट बहुत कम है, पानी बहुत ज़्यादा है, तो धनायन व ऋणायन के कण दूर दूर होंगे, और दूर दूर होंगे तो उनके मध्य कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं होगा, तो वे फिर स्वतंत्रता पूर्वक गति करेंगे, फ्री घूमेंगे, ना कोई उन पर आकर्षण का बल लग रहा है ना कोई प्रतिकर्षण का बल। तो क्लियर हो गई, अनंत तनुता पर प्रत्येक आयन स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है। तो नेक्स्ट बात, प्रत्येक आयन की एक फिर निश्चित मोलर चालकता होगी। जब प्रत्येक आयन स्वतंत्रता पूर्वक गति कर रहा है, फ्री गति कर रहा है, तो प्रत्येक आयन की एक निश्चित क्या होगी, मोलर चालकता। ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट लाइन कोलनस के नियम की, अनंत तनुता पर प्रत्येक आयन की निश्चित मोलर चालकता होती है। मोलर चालकता होती है मतलब फिक्स होती है ना, क्योंकि उस पर कोई आकर्षण नहीं, कोई प्रतिकर्षण नहीं है। तो प्रत्येक आयन की एक निश्चित मोलर चालकता होती है जो अन्य आयनों पर निर्भर नहीं करती है। अनंत तनुता पर A+ की एक निश्चित मोलर चालकता है। अन्य आयन चाहे B- होते, चाहे इसके स्थान पर C- होते, इसकी मोलर चालकता निश्चित ही होती, क्योंकि अन्य आयनों के साथ यहाँ पर कोई रिलेशन ही नहीं है। अनंत तनु विलयन में अन्य आयनों के साथ ना कोई आकर्षण है ना कोई प्रतिकर्षण है। तो अनंत तनुता पर प्रत्येक आयन की एक निश्चित मोलर चालकता होती है जो अन्य आयनों पर निर्भर नहीं करती। अच्छा, अब नेक्स्ट बात सुना जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस नियम की। अनंत तनु विलयन की, बड़े ध्यान से समझो इस नियम को। अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता, अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता, क्लियर। और उसके लिए सिंबल दे देते हैं चलो कुछ, λ0m। अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित, उस विलयन में उपस्थित सभी धनायनों व सभी ऋणायनों की मोलर चालकता का योग होती है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अनंत तनु विलयन है आपके पास, इधर देखो, इसमें धनायन है A+ और ऋणायन है B-। प्रत्येक धनायन की एक निश्चित मोलर चालकता होगी, प्रत्येक ऋणायन की एक निश्चित मोलर चालकता होगी, और विलयन की मोलर चालकता इसमें उपस्थित सभी धनायनों व सभी ऋणायनों की मोलर चालकताओं का योग होगी। भाई इस विलयन की मोलर चालकता क्या होगी, जिसमें जितने भी धनायन हैं जितने भी ऋणायन हैं उन सब की मोलर चालकताओं का योग होगी। सही है। तो एक फॉर्मूला बन गया, ढंग से देखना। λ0m मतलब विलयन की मोलर चालकता, अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित सभी धनायनों, सही है। अच्छा, सभी धनायनों λ0+, सभी ऋणायनों λ0-, यह है धनायन की मोलर चालकता एक धनायन की, और यह है ऋणायन की मोलर चालकता एक ऋणायन की। अब ढंग से देखना,
आगे लिख रहा हूँ मैं ये बी प्लस और ये लिखा मैंने म्यू माइनस, एक तरह से म्यू प्लस म्यू माइनस। ये क्या है? धनायन के मोल। जैसे 5 मोल है मान लो बिलियन में धनायन के, और ये है 1 मोल धनायन की मोलर चालकता। मोलर चालकता जो होती है वो 1 मोल की होती है, ध्यान करो, उस बिलियन की जिसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्ट हो, तो 1 मोल धनायन की मोलर चालकता है, और ये है धनायनों के मोल, और ये है 1 मोल ऋणायनों की मोलर चालकता, और ये है ऋणायनों के मोल। तो 1 मोल ऋणायनों की मोलर चालकता, और मान ले कुल ऋणायन है 5 मोल, तो ये सभी ऋणायनों की मोलर चालकता हो जाएगी, ये सभी धनायनों की मोलर चालकता हो जाएगी। सही है? तो क्लियर कर लो, यानी कहो ये ऋणायन की मोलर चालकता है, मतलब 1 मोल ऋणायन की, ये धनायन की, ये धनायन की, ये ऋणायन की, ये 1 मोल धनायन की, ये 1 मोल ऋणायन की, ये धनायन के मोल और ये ऋणायन के मोल। तो मोलर चालकता का मात्रा देखा तुमने, लास्ट में लिखा होता है उसमें प्रति मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, मतलब मोलर चालकता जो होती है वो 1 मोल की होती है। ये है धनायन की मोलर चालकता, मतलब 1 मोल धनायनों की। ये है ऋणायन की मोलर चालकता, मतलब 1 मोल ऋणायनों की, और ये है धनायन व ऋणायन के मोल। सही है? तो अब इसका मतलब समझ लो, बिलियन की मोलर चालकता, ये कोलराउस के नियम का एक तरह से गणितीय रूप हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस नियम में। अनंत अणु बिलियन की मोलर चालकता उस बिलियन में उपस्थित धनायनों व ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। इसमें लैम्डा नोट एम क्या है, इसको चलो पीछे लिखाऊंगा मैं आपको, पहले एक बार यहाँ तक लिख लो, जगह नहीं है ना, दोनों एक बार फिर समझ लेते हैं फिर लिखेंगे। एक बार फिर समझो, कोलराउस क्या कहता है, कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम अनंत तनु बिलियनों पर लागू होता है। पहली बात, अनंत अणु बिलियन पर प्रत्येक वैद्युत अपघट्ट का, प्रत्येक मतलब चाहे वो दुर्बल हो चाहे प्रबल, सभी का पूर्ण वियोजन होता है। ये क्लियर? अनंत तनुता पर प्रत्येक आयन स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है, चाहे वो धनायन है चाहे वो ऋणायन है, वो स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है। क्यों? क्योंकि उसका अन्य आयनों के साथ आकर्षण या प्रतिकर्षण बल न्यून होता है, स्वतंत्रता पूर्वक गति करेगा। अनंत तनुता पर प्रत्येक आयन की एक निश्चित मोलर चालकता होती है, फिक्स होगी, और अन्य पर डिपेंड नहीं करेगी, अन्य आयनों पर। अनंत अणु बिलियन की मोलर चालकता उस बिलियन में उपस्थित सभी धनायनों व सभी ऋणायनों की मोलर चालकताओं का योग होती है। ठीक है? तो हेडिंग डालो आप, कोलराउस का नियम डालो, कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम डाल दिया, लगाओ कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम अनंत तनु बिलियन पर लागू होता है। अनंत तनु बिलियन पर लागू होता है। अनंत तनु बिलियन पर लागू होता है। अब डैश कर करके लिखते चलो, फर्स्ट डैश तो ये लगा दिया आपने, कोलराउस का नियम अनंत तनु बिलियन पर लागू होता है। अब अगला डैश लगाओ, और बोर्ड की तरफ देखते हुए लिख सकते हो, अगला डैश लगाओ, अनंत तनुता पर प्रत्येक वैद्युत अपघट्ट का, अनंत तनुता पर प्रत्येक वैद्युत अपघट्ट का पूर्ण वियोजन होता है। प्रत्येक वैद्युत अपघट्ट का पूर्ण वियोजन होता है। प्रत्येक वैद्युत अपघट्ट का पूर्ण वियोजन होता है। हाँ, अगली लाइन से डैश लगा करके लिखो, अनंत तनुता पर बिलियन में उपस्थित, अनंत तनुता का मतलब समझ गए, बिलियन अनंत तनु है ना, अनंत तनुता पर बिलियन में उपस्थित प्रत्येक आयन, बिलियन में उपस्थित प्रत्येक आयन स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है। बिलियन में उपस्थित प्रत्येक आयन स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है। स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है।
अगला डैश लगा कर लिखो, अनंत तनुता पर प्रत्येक आयन की, अनंत तनुता पर प्रत्येक आयन की एक निश्चित मोलर चालकता होती है। प्रत्येक आयन की एक निश्चित मोलर चालकता होती है। एक निश्चित मोलर चालकता होती है जो अन्य आयनों पर निर्भर नहीं करती है। अन्य आयनों पर निर्भर नहीं करती है। अन्य आयनों पर निर्भर नहीं करती है। क्लियर। और नेक्स्ट अगली लाइन से स्टार लगा करके लिखना, बोर्ड की तरफ देखते चलो। लिखो, अनंत तनु बिलियन की मोलर चालकता, अनंत तनु बिलियन की मोलर चालकता, कोष्टक में लिखो लैम्डा नॉट एम, लैम्डा नॉट एम उस बिलियन में उपस्थित उस बिलियन में उपस्थित सभी धनायनों व सभी ऋणायनों, सभी धनायनों व सभी ऋणायनों की मोलर चालकताओं का योग होती है, की मोलर चालकताओं का योग होती है। सभी ऋणायनों की मोलर चालकताओं का योग होती है। और ये नीचे फॉर्मूला लिखो, लिख लो, मैं इसको अभी और समझा देता हूँ। लैम्डा नॉट एम बराबर म्यू प्लस लैम्डा नॉट प्लस प्लस म्यू माइनस लैम्डा नॉट माइनस। क्लियर। अब इसमें कौन सा सिंबल क्या है इसका मतलब समझ लो। तो ये एक तरह से कोलराउस के नियम का गणितीय रूप हो गया। अनंत तनु बिलियन की मोलर चालकता उस बिलियन में उपस्थित सभी धनायनों व सभी ऋणायनों की मोलर चालकताओं का योग होती है। अब मतलब समझ लो, लैम्डा नॉट एम का मतलब तो समझ गए, अनंत तनु बिलियन की मोलर चालकता, अनंत तनु बिलियन की मोलर चालकता, लैम्डा नॉट प्लस ये क्या है, धनायन की मोलर चालकता। ये एक मोल धनायन की है, क्लियर कर लेना। मोलर चालकता एक मोल की ही होती है, धनायन की मोलर चालकता, मतलब एक मोल धनायन की है, यह मोलर चालकता एक मोल की ही होती है। उसका मात्रक याद रखो, उसमें लिखा रहता है लास्ट में साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, मतलब एक मोल की होती है, मोल इनवर्स लिखा होता है। लैम्डा नॉट माइनस किसकी है, ऋणायन की मोलर चालकता, सिंबल देख लो फॉर्मूले में, सब सिंबलों का मतलब देख लो। म्यू प्लस धनायन के मोल और म्यू माइनस ऋणायन के मोल। तो इनको लिख लो आप पहले, फिर मैं आगे इसको एक क्वेश्चन से समझाऊंगा आपको। इसको नोट करो पहले, फिर एक क्वेश्चन दूंगा और क्वेश्चन से इसको और समझाऊंगा।
लिख लिया। ठीक है, अब आगे देखो, आगे देखो, है ना। इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन देता हूं आपको, जिससे समझ में आए कि ये फॉर्मूला किस तरह अप्लाई होगा। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन CaCl2 की, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, CaCl2 के अनंत तनु विलयन, अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करो। मोलर चालकता ज्ञात करो। क्लियर। आगे लिख रहा है, यदि Ca+2 आयन की, यदि Ca+2 आयन की सीमांत मोलर चालकता, भाई इसमें एक शब्द आया है, मैं समझा देता हूँ। सीमांत, सीमांत का मतलब है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। क्लियर। तो Ca+2 आयनों की सीमांत मोलर चालकता मतलब अनंत तनुता पर मोलर चालकता। इसका मतलब समझ लो, किताब की लैंग्वेज है ये। 245.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये मोल इनवर्स मतलब एक मोल Ca+2 आयनों की धनायन की मोलर चालकता दी है, एक मोल धनायनों की, मोल इनवर्स। सही है। तथा Cl- आयनों की सीमांत, सीमांत मतलब अनंत तनुता पर मोलर चालकता 255 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ढंग से देख लो, पही नहीं तो गलत हो जाएगा। पहले समझो, इसको समझो, आप मत करो। देखो इधर ध्यान दो। फॉर्मूला लगाते हैं कोडराउस का नियम वाला। लैम्डा नॉट m बराबर क्या पड़ा था, म्यू प्लस लैम्डा नॉट प्लस म्यू माइनस लैम्डा नॉट माइनस, ये फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले को किसका विलयन है, CaCl2 का अनंत तनु विलयन है। तो ये ध्यान करो, अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता थी। तो यहाँ विलयन CaCl2 का है, तो इसके स्थान पर लिख रहा हूँ मैं। इसका मतलब समझ जाओ, CaCl2 के अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता बराबर धनायनों की मोलर चालकता, धनायन Ca+2 है तो प्लस की जगह Ca+2, धनायन की मोलर चालकता। सही है। ये क्या है, धनायनों के मोल। अच्छा, CaCl2 से एक मोल CaCl2 से इसकी मोलर चालकता ज्ञात करनी है, मतलब एक मोल की मोलर चालकता एक मोल की होती है, बार बार कह रहा हूं। तो CaCl2 के इसकी मोलर चालकता ज्ञात करनी है, मतलब एक मोल की मोलर चालकता। मोलर चालकता एक मोल की तो होती है, और इसके एक मोल से Ca+2 का एक मोल ही तो बनेगा। अरे CaCl2 के एक मोल से Ca+2 आयनों का एक मोल और Cl- आयनों का 2 मोल बनेगा, 2 मोल बनेंगे। तो यहाँ पर Ca+2 आयनों का मोल हो गया 1 प्लस Cl- आयनों की मोलर चालकता और Cl- आयनों के मोल आएंगे 2। तो इस फॉर्मूले को इस तरह से लिख सकते हैं। इसको लिखना देख लो,
AlCl3 होता तो Cl के आगे आते कितने, 3 मोल, 3 बनते उसके। क्लियर। अब इसमें सबके मान रख दो, 1 गुना Ca+2 आयनों की मोलर चालकता वो दे रखी 255.6, 245.6 प्लस 2 Cl- आयनों की मोलर चालकता ये रही 255, सॉल्व कर लो, 245.6 प्लस 2 का गुना हो जाएगा, पहले गुना भाग सॉल्व क्या करो, 510 आएगा। अरे 5 दूनी 10, हाथ से लगी 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5, और इसमें 510 जोड़ दो, 5 4 और 1 5, 5 और 2 7, 755.6 आ जाएगा। और मात्रक आपको पता ही है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। समझ में आ गया होगा कि कैसे किया है मैंने ये। ठीक है, इसको नोट करो। फटाफट नोट करें। चलो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए भी देता हूं। इसे नोट करो पहले, फिर आगे बात करेंगे अपन। फटाफट नोट करें, वीडियो को पॉज कर ले, फिर लिख ले। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए रहता हूँ सिंपल सा, जिससे ये और समझ में आ जाए इस फॉर्मूले को कैसे काप में लेना है। मान लो उसने दिया AlCl3 के अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करो। यदि Al+3 आयन की सीमांत मोलर चालकता 200 और Cl- आयनों की 255। आपका क्वेश्चन ये है, तो इसको आप करो सॉल्व। क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया है भाई, आप क्या करके बताओ। तो AlCl3 की निकाल के बताओ, फटाफट करो, क्वेश्चन को नोट करो और वीडियो को फटाफट सॉल्व करो इसे। जल्दी करो। और आंसर कमेंट बॉक्स में डालो।
हाँ तो भाई क्या किया, पहले फॉर्मूला तैयार किया होगा आपने। हाँ भाई पहले फॉर्मूला तैयार किया ना, कैसे, लैम्डा नॉट ElCl3, ElCl3 का अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता निकाल रहे हो। ElCl3 से आपको पता है ElCl3 के 1 मोल से धनायन का तो 1 मोल बनेगा और ऋणायन के 3 मोल बनेंगे। तो धनायनों के मोल 1, धनायन की मोलर चालकता दे रखी है उसने कितनी 200, प्लस ऋणायन के मोल कितने 3, और ऋणायन की मोलर चालकता कितनी दे रखी है, ऋणायन की देखना कितनी दे रखी है 255। सॉल्व कर लो यार, अब तो आगे खुद कर लोगे, मैं क्या बताऊं, कर लेना। ठीक है, अब मैं अगले टॉपिक पर बढ़ता हूं। पहले गुना सॉल्व करना फिर जोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक है कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। मतलब ये नियम क्या काम आता है ना, उपयोग, अनुप्रयोग का मतलब एक तरह से उपयोग। तो कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग डालो आप भी हेडिंग मेरे संग संग, कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग डालो हेडिंग। कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग हेडिंग डाल दी। और नंबर 1, ठीक है। तो नंबर 1 अनुप्रयोग देखो कोलराउस के नियम का। पहला अनुप्रयोग, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करना। मोलर चालकता ज्ञात करना, तो ये हमारी हेडिंग हो गई। तो कोलराउस का पहला नियम हो गया, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का अनंत तनु विलयन है, उसकी क्या ज्ञात करनी है, मोलर चालकता। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का मतलब आप समझ गए होंगे। पहले हेडिंग डालो फिर समझाऊंगा यार, ऐसे मजा नहीं आएगा। हेडिंग डालो नंबर 1, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करना। किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करना। और इधर ब्लैक बोर्ड पर समझो, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का मतलब समझ गए। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का मतलब तो आप जानते हो, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट होता है वह जिसका जल में पूर्ण वियोजन नहीं होता। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के उदाहरण है दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार। सही है। अच्छा, अब एक बात समझो, मान लो आपको ढंग से समझना, ये एक दुर्बल वैद्युत अपघट्ट एसिटिक अम्ल CH3COOH का अनंत तनु विलयन है। एसिटिक अम्ल का कैसा विलयन है, अनंत तनु विलयन। इसकी आपको मोलर चालकता ज्ञात करनी है। टॉपिक यही है, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करना। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, उसका एक अनंत तनु विलयन है, उसकी आपको मोलर चालकता ज्ञात करनी है।
इस विलयन में धनायन कौन से होंगे, ऋणायन कौन से होंगे? धनायन तो होंगे H+। एसिटिक अम्ल ऐसे तो टूटता है, CH3COOH कैसे टूटेगा? CH3COO- और H+। तो धनायन तो H+ होंगे और ऋणायन होंगे इसमें CH3COO-। इस विलयन की आपको अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है, ये है टॉपिक। तो आपको क्या करेगा, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के, ब्लैक बोर्ड पर देखो, अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता ज्ञात कराने के लिए आपको 3 विलयन देगा। कितने विलयन? 3 विलयन। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 विलयन देगा। तीनों विलयन प्रबल वैद्युत अपघट्ट के होंगे। ढंग से सुन लो, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए आपको 3 विलयन देगा। तीनों विलयन प्रबल वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनु विलयन होंगे। तो मैं कह सकता हूं ऐसे, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए आपको 3 प्रबल वैद्युत अपघट्टों के अनंत तनु विलयन देता है। ये 3 प्रबल वैद्युत अपघट्टों के अनंत तनु विलयन है। पहला विलयन ऐसा देगा जिसमें दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का धनायन, वो तो प्रथम विलयन। फर्स्ट विलयन जिसमें दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का धनायन, तो पहला विलयन दे दिया जैसे उसने HCl का, तो इसमें होंगे H+ आयन और Cl-। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का धनायन इसके अंदर है या नहीं है? देख लो, HCl एक प्रबल अम्ल है। ये विलयन प्रबल अम्ल का अगर अर्थात प्रबल वैद्युत अपघट्ट का अनंत तनु विलयन है। पहला विलयन ऐसा दिया जिसमें दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का धनायन है। दूसरा विलयन ऐसा देगा जिसमें दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का ऋणायन होगा। जैसे दूसरा विलयन ये दे दिया, ये एक लवण है, लवण, इसमें ऋणायन होंगे CH3COO- और Na+। लवण आपको पता ही है प्रबल वैद्युत अपघट्ट होते हैं। इसमें देखो, दूसरे विलयन में देखो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का ऋणायन है या नहीं है। तीसरा विलयन ऐसा होगा जिसमें प्रथम और द्वितीय विलयन जो हैं, देख लो इनके, प्रथम और द्वितीय विलयन में उपस्थित CS आयन होंगे। CS आयन का मतलब समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो ये CS आयन बच रहे हो ना, Na+ है इसमें तो, और इसमें Cl- है, तो तीसरा विलयन ऐसा होगा जिसमें पहले और दूसरे विलयन के CS आयन होंगे, मतलब तीसरा विलयन NaCl का है। तो बात को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करनी है। इस विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए आपको 3 प्रबल वैद्युत अपघट्ट, देख लो तीनों प्रबल वैद्युत अपघट्ट हैं, के अनंत तनु विलयन देगा। पहला विलयन जिसमें, फर्स्ट विलयन आपको उसे मानना है जिसमें दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का धनायन हो, दूसरा विलयन जिसमें ऋणायन हो, और तीसरा विलयन जिसमें CS आयन हो। CS आयन समझ गए, पहले और दूसरे में जो ये आयन बच रहे ये आयन हो। तीनों अनंत तनु विलयन हैं। तीनों के लिए कोलराउस के नियम से समीकरण बना सकते हैं। पहले विलयन के लिए बना रहा हूं मैं, फर्स्ट विलयन के लिए समीकरण बनाओ। λ0 HCl का विलयन है ना, बराबर λ0 H+, अरे आगे प्लस λ0 Cl-। आगे एक अंक की तो आएगा, 1 मोल HCl से 1 मोल H+, 1 मोल Cl- बनेगा। आगे एक आएगा, एक को लिखना जरूरी नहीं है। यह समीकरण बन गई एक प्रथम विलयन के लिए। ऐसे ही कोलराउस के नियम से दूसरे विलयन के लिए भी समीकरण बना सकते हैं। ध्यान से समझते चलो, क्या समीकरण बनेगी दूसरे विलयन के लिए। दूसरा विलयन है सोडियम एसीटेट का, CH3COO, लवण है ये सोडियम एसीटेट। इसका क्या बनेगा समीकरण, λ0 Na+, या तो ऋणायन लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, CH3COO-, ऋणायन की मोलर चालकता
प्लस धनायन की। देखो इसके एक मूल से दोनों के एक एक मूल बनेंगे तो आगे मूल एक एक आएंगे कि नहीं आएंगे। समीकरण नंबर 2। ऐसे थर्ड विलयन के लिए भी समीकरण बना सकते हैं। क्या समीकरण बनेगी? थर्ड विलयन है NaCl का, लैम्डा नॉट NaCl बराबर क्या आएगा? लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। ये समीकरण 3 हो गई। अगर समीकरण 1 और 2 को जोड़ के समीकरण 3 को घटा दूं मैं तो क्या बचेगा? बुद्धि लगाना। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 करने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ करके समीकरण 3 घटा रहा हूं, आपको क्या बचेगा ये समझ के मुझको लिख के बताओ क्या बचेगा। बचाएं? समीकरण 1 और 2 जोड़नी है और तीसरी घटानी है। जब तीसरी घटाओगे तो ये कट जाएगा, ये से ये कटेगा, तीसरी घट रही है ना, तो इससे ये कटेगा और इससे ये कटेगा, तो इधर क्या बचेगा? बराबर के इधर लैम्डा नोट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नोट H प्लस, यही बचेगा। लैम्डा नोट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नोट H प्लस बचेगा कि नहीं बचेगा? भाई ये तीसरे समीकरण घटा रहा हूं मैं, तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो इन दोनों का योग ही तो बचेगा। और इन दोनों का योग किसका आएगा? क्या आएगा? लैम्डा नोट CH3COOH ही तो आएगा, यही तो बचेगा। अरे इन दोनों का योग यही तो आएगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनु विलयन की मूलर चालकता ज्ञात करने के लिए आपको 3 विलयन देगा। प्रबल वैद्युत अपघट्टों के विलयन देगा। पहला विलयन ऐसा होगा जिसमें दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का धनायन, दूसरा विलयन जिसमें ऋणायन और तीसरा विलयन जिसमें CH आयन हो। तो पहले और दूसरे विलयन की मूलर चालकता को जोड़ करके तीसरे की घटाने पर आपको मिल जाएगी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की। पहले और दूसरे विलयन की मोलर चालकता को जोड़ के जब तीसरे की घटाओगे तो इन दोनों का योग बचेगी। पहले और दूसरे की जोड़ के तीसरे की घटाओगे तो इन दोनों का योग बचेगी, मतलब दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की आ जाएगी। इस तरह से आपको करना है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कैसे, इन तीनों की मोलर चालकता आपको दे देगा, सही है, और इसकी पूछेगा तो इन दोनों की मोलर चालकता को जोड़ के तीसरे की घटा देना। मैं कराऊंगा इस पे क्वेश्चन, चलो आपको बाद में, है ना। पहले एक बार लिख लेते हैं। लिखो, इसमें हेडिंग आपने डाल दी। लिखो, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनु विलयन की किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए 3 प्रबल वैद्युत अपघट्टों के अनंत तनु विलयन देता है। 3 प्रबल वैद्युत अपघट्टों के अनंत तनु विलयन देता है। अनंत तनु विलयन देता है। अनंत तनु विलयन देता है। ठीक है, आगे लिखो, प्रथम विलयन वह होता है
जिसमें दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का धनायन उपस्थित हो। प्रथम विलयन वह होता है जिसमें दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का धनायन उपस्थित हो। प्रथम विलयन वह होता है जिसमें दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का धनायन उपस्थित हो। आगे लिखो, द्वितीय विलयन वह होता है जिसमें द्वितीय विलयन वह होता है जिसमें दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का ऋणायन उपस्थित हो। ऋणायन उपस्थित हो तथा तीसरा विलयन वह होता है तीसरा विलयन वह होता है जिसमें प्रथम व द्वितीय विलयन के शेष आयन हों। तीसरा विलयन वह होता है जिसमें प्रथम व द्वितीय विलयन के शेष आयन हों, या ऐसे कह दूं ऐसे आयन हैं जो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के नहीं है। समझ जाओ मेरा मतलब, शेष आयन हों। क्लियर? आगे करना है, शेष आयन हों। ठीक है, जैसे जैसे डाल के लिखो, जैसे एसिटिक अम्ल, कोष्टक में लिख लेना CH3COOH, एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल के अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए एसिटिक अम्ल के अनंत तनु विलयन की, बोर्ड की तरफ देखते चलो, समझते चलो, लिखते चलो। एसिटिक अम्ल के अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए तीन प्रबल वैद्युत अपघट्यों तीन प्रबल वैद्युत अपघट्यों तीन प्रबल वैद्युत अपघट्यों जैसे HCl, CH3COONA, CH3COONA सोडियम एसीटेट, CH3COONA व NaCl के अनंत तनु विलयन दिए हैं। अनंत तनु विलयन दिए हैं। ठीक है, आगे लिखो, HCl विलयन फर्स्ट विलयन है। बोर्ड की तरफ देख कर लिख लो, हर चीज को लिखा रहा हूं। HCl विलयन फर्स्ट विलयन है, प्रथम विलयन है, क्योंकि इसमें दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का धनायन H+ आयन उपस्थित है। क्योंकि इसमें दुर्बल विद्युत अपघट्ट का धनायन H+ आयन उपस्थित है।
ठीक है, आगे लिखो सेकंड विलयन CH3COO का है। सेकंड विलयन CH3COO का है क्योंकि इसमें CH3COO का है। बोर्ड पर से सोच समझ के लिखो, क्योंकि इसमें दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का ऋणायन उपस्थित है। ऋणायन उपस्थित है, लिख लिया। आगे लिखो तीसरा विलयन NaCl का है। तीसरा विलयन NaCl का है जिसमें प्रथम व द्वितीय विलयन के शेष आयन हैं। शेष आयन हैं, लिख लिया। आगे लिखो प्रथम व द्वितीय विलयन की मोलर चालकता जोड़कर, बोर्ड की तरफ देखो, प्रथम व द्वितीय विलयन की मोलर चालकता जोड़कर प्रथम व द्वितीय विलयन की मोलर चालकता जोड़कर तृतीय विलयन की मोलर चालकता घटाने पर तृतीय विलयन की मोलर चालकता घटाने पर दुर्बल वैद्युत अपघट्ट एसिटिक अम्ल के अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता प्राप्त हो जाती है। अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता प्राप्त हो जाती है। अब बोर्ड पर से जो कुछ सब कुछ लिख रहा है इसको नोट कर लो, ऐसे की ऐसे जैसे लिख रहा है। 3 विलयन बना रखे हैं मैंने। फर्स्ट विलयन के लिए समीकरण बनाई है, फिर सेकंड के लिए, फिर थर्ड के लिए समीकरण 1 और 2 जोड़ के समीकरण 3 घटाई है, और मुझे दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता प्राप्त हो गई है। तो जैसे बोर्ड पर लिख रहा है डिटो इसी तरह से छाप लो कॉपी में। फटाफट वीडियो को पोज करके छापो, पोज करके छापो, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी नहीं तो। पोज करके लिख लो, अब टीप लो जल्दी। कर लिया नोट? अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसे समझ आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन इसको समझाने के लिए देखो, इसी टॉपिक पर क्वेश्चन देता हूं, इससे रिलेटेड ही देता हूं, है ना। एक क्वेश्चन लिखो मेरे साथ। क्वेश्चन लिखो, एसिटिक अम्ल के अनंत तनु विलयन एसिटिक अम्ल के अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए यदि अम्ल HCl, CH3COO सोडियम एसीटेट तथा NaCl विलयनों
या NaCl के अनंत तनु बिलियनों की मोलर चालकताएं क्रमशः 100, 200 तथा 50 ओम इनवर्स या साइमन कह लो, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हैं। क्वेश्चन समझ गए? अब मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। एसिटिक अम्ल के अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता पूछिए, देखो इस पर समझ जाओ। 3 विलयन दिए हैं, एक HCl का, एक CH3COO का। इनकी हमें क्या दिए हैं? लैम्बडा नॉट दिए। HCl के अनंत तनु विलयन की मोलर चालकता कितनी दी है? 100। लैम्बडा नॉट CH3COO ने कितनी दी है? 200। और लैम्बडा नॉट NaCl कितनी दी है? 50। तो क्या करना है? पहले और दूसरे विलयन की मोलर चालकता जोड़ के तीसरे की घटा देनी है। भाई इधर समझ दो ना, 3 विलयन हो गए ना। लैम्बडा नॉट HCl का मान 100, लैम्बडा नॉट इसका 200 और इसका 50 है। तो पहले और दूसरे विलयन की समीकरण 1 2 जोड़ के समीकरण 1 और 2 जोड़ के समीकरण 3 घटाओगे तो इसकी आ जाएगी ना। तो इसकी कितनी आएगी? समीकरण 1 और 2 जोड़ोगे तो 200 प्लस 300 माइनस 50, मतलब कितनी बचेगी? 250 बचेगी कि नहीं बचेगी? तो आंसर 250 आ जाएगा। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। अरे समीकरण 1 और 2 की जोड़ के तीसरी की घटाओगे तो इन दोनों की मोलर चालकताएं जुड़ करके इसकी घट जाएगी, तो इसकी आ जाएगी 100 प्लस 200 300, 50 गया तो 250 आ जाएगा आंसर, 250 आ जाएगा। बड़ा सिंपल लल्लू क्वेश्चन है, कैसे करते हो फटाफट नोट कर लो बोर्ड पर से वीडियो को पॉज करके। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार। अरे समीकरण 1 और 2 जोड़ के तीसरे की घटा दो ना, 200 प्लस 100 करके 50 घटेगी तो 250 तो आएगी। पॉज करके नोट करो वीडियो को। ठीक है दोस्तों, अब कल मिलते हैं, विदा चाहते हैं आपसे, बहुत टाइम हो चुका है। वीडियो को लाइक और कमेंट करो यार, आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ मैं इस चीज़ की, पर आप मानते नहीं हो। लाइक और कमेंट करें यार, ठीक है।